Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम लोग इकाइयाँ और पैमाइश का अगला लेक्चर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है नए इबादी ज़ाब्तों की तश्कील को देखेंगे। इंग्लिश में इसको हम लोग मेकिंग न्यू डायमेंशनल फार्मूले बोल के बोलते हैं। हालांकि ये कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है, ठीक है, और इसमें कुछ हम नया सीखने वाले नहीं हैं, ठीक है। बस एक छोटी सी बात रहती, उसी के इर्द गिर्द जो है हमारा पूरा ये टॉपिक है। तो है क्या इसके अंदर नए इबादी ज़ाब्तों की तश्कील एग्ज़ाम में कैसा पूछता। पहले तो बोल दूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नीट में और आईआईटी में कई मरतबा इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं और मैं आपको कराने वाला भी हूँ। तो पूछता कैसा मालूम, देखो बच्चों, आपको ना इन्हें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी कि आपको एक ख़याली दुनिया में लेके जाता हूँ। क्या है सर वो ख़याली दुनिया? मेरी बात सुनो। हमारे पास कितने बुनियादी मकदारें हैं बच्चों? बुनियादी मकदारें हैं एम, एल, टी, टीटा, ए, सी, डी, एम, ओ, एल, बराबर। हाँ सर, ये आप सिखाए थे जी। तो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट यानी कि बरखिरो, कैंडला रोशनी की हिद्दत, मोल यानी कि मादे की मकदार, ये हमारे पास 7 बुनियादी तबई मकदारें हैं और वो उनकी इकाइयाँ हैं। मगर आपको ना उन्हें ख़याली दुनिया में लेके जाके बोलता कि मान लो कि ये लोग बुनियादी मकदारें या बुनियादी इकाइयाँ नहीं हैं, तो कौन है सर? उन्हें बोलता कि मान लो कि आपका जो मज़ाहिमत है, वो आपका जो क्या बोलते हैं भाई, म्यारे हरकत है वो, ठीक है। आपके पास और क्या है? मज़ाहिमत हो गया, म्यारे हरकत हो गया। आपके पास मान लीजिए इसरा ए। उन्हें मानो बोलता है कि आपकी ख़याली दुनिया में ये लोग बुनियादी इकाइयाँ हैं, और आपको बोलता हूँ उन्हें कि अगर ये बुनियादी इकाइयाँ हैं तो पहचानो। क्या पहचानना सर? तो पहचानो कि करंट के आबाद क्या होंगे, या फिर आपको बोलता है कि पहचानो कमियत यानी कि मास के आबाद क्या होंगे, ठीक है। तो ऐसे करके सवाल आते। सर हमको अच्छा नहीं समझ में आया। समझ सकता हूँ भाई बात। ये अपन लोग एग्जाम्पल्स करेंगे, अपन लोग पुराने नीट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आईआईटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको अच्छा समझ में आया था। मगर इतना आपको हल्का सा समझ में आना चाहिए कि हमें ख़याली दुनिया की बात कर रहे हैं। एक ख़याली दुनिया जिसमें सवाल देने वाला अपनी मर्ज़ी से बुनियादी इकाइयाँ देंगे, और हमको उन बुनियादी इकाइयों को लेते हुए किसी एक मकदार के आबाद मालूम करना है, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज करे बग़ैर मैं आप लोगों को जो है एक सवाल करवा देता हूँ, ठीक है। तो ज़रा देखिए आप सवाल क्या है। जी, तो हम लोग इसी नए इबादी ज़ाब्तों की तश्कील के लिए एक सवाल करेंगे जो नीट 2014 में पूछा था उन्हें। और सवाल क्या था बच्चों? सवाल ऐसा था, अगर क़ुव्वत F, रफ्तार V और वक्त दौरान T को, ठीक है, बुनियादी इकाइयाँ लिया जाए, इनको अपने को क्या मानना है कि ये लोग बुनियादी इकाइयाँ हैं बोल के, असलियत में नहीं है। जैसा बोला था मैं, ये ख़याली दुनिया समझो आप। ख़याली दुनिया में ये लोग तीनों क्या है? बुनियादी इकाइयाँ हैं। तब हमको क्या मालूम करना है? कमियत के आबाद मालूम करना है, ठीक है। कमियत के आबाद मालूम करना है, और ये ABCD करके आपको ने क्या करा बच्चों? 4 ऑप्शंस दिया, ठीक है। 4 आपके पास ऑप्शंस है, इसमें अकेला कोई सही है। तो हम कैसा मालूम करेंगे? मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। एक सवाल सीख लो, बाकी पूरा आपको आ जाता। तो कैसा करेंगे हम लोग क्या करेंगे कि ये तीनों क्या है? ये तीनों बुनियादी इकाइयाँ हैं। हमको मालूम किसका करना है? कमियत का है, ठीक है। बच्चों हम हमारी दुनिया में एक बार आएंगे, ख़याली दुनिया से बाहर। तो हम क़ुव्वत का ज़ाब्ता ऐसा लिखते थे, इबादी ज़ाब्ता कैसा? MLT-2, MLT-2, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता कि इबादी ज़ाब्ता कैसा आया, तो हमारे पुराने वीडियोस देखिए आप, कि मैं इसी इकाइयाँ और पैमाइश के ऊपर कुछ और वीडियोस भी बना के रखा, तो उसमें आपको समझ में आ जाता है कि हम लोग ये इबादी ज़ाब्ता कैसा लेकर आए। बहरहाल यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कमियत M के साथ रास्त मुतनासिब में है ना, रास्त मुतनासिब है, सॉरी क़ुव्वत कमियत के साथ रास्त मुतनासिब है, और वही क़ुव्वत लेंथ के साथ, तूल के साथ भी रास्त मुतनासिब है। मगर क़ुव्वत बिलरास मुतनासिब है वक्त के मुरब्बे के, है ना। ये इन तीनों को अगर अपन चाहे तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना,
है ना। तो क़ुव्वत जो है अलग अलग तरीके से डिपेंड कर रही, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक अग़्ज़ की हुई मिक़दार अपने बुनियादी मिक़दारों पे मुनहसिर होती है, ठीक है। तो वैसे ही जैसा हम इसको समझे, वैसे ही अगर ये कमियत अग़्ज़ की हुई मिक़दार है और ये तीनों बुनियादी मिक़दारें हैं, तो ये कमियत जो है डिपेंड करना, ठीक है, रास मुतनासिब में होना चाहिए। किसके किसके? एफ के भी, वी के भी और टी के भी, क्योंकि वो तीनों बुनियादी मिक़दारें हैं ना हमारी ख़याली दुनिया के हिसाब से। तो अगर ये तीनों बुनियादी मिक़दारें हैं तो कमियत इन बुनियादी मिक़दारों पे मुनहसिर होना चाहिए। मगर हमको नहीं पता कि इसके ऊपर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, क्या आएगा हमको नहीं पता। तो अपन क्या करेंगे, इन जनरल एक्स, वाई और जेड ले लेंगे। आप चाहो तो जो भी दिल बोरा वो ले सकते, आप मर्जी आपका, ठीक है। आप चाहो तो ABC ले लो, ठीक है। आप चाहो तो PQR ले लो, आप चाहो तो XYZ लो, आपकी मर्जी है। मगर हमेशा जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही करना है। क्या करना है, हमेशा हमको वो जो बुनियादी मिक़दारें दिया वो लिख दे के उसके ऊपर पावर कुछ तो भी डाल देना है। और हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा कि हमको ये XYZ की ख़दरें मालूम करना है। अगर आप ये ख़दरें मालूम कर लोगे तो आपका जवाब ख़त्म हो जाएगा। अच्छी बात है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो फिर आगे आइए, अब मेरी बात सुनिए, ठीक है। M यानी कि मास के आबाद क्या है बच्चों? मास के आबाद तो खाली M1 ही रहेगा, और क्या रहेगा? L भी नहीं रहेगा, T भी नहीं रहेगा। हाँ सर पता है आपको, ठीक है। इस प्रोपोर्शनल को हटा के अपन एक कांस्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है। और वो कांस्टेंट को आप 1 भी मान सकते हैं। अभी तो मैं लिख देता हूँ। ये आपको मालूम है क्या बच्चों, जब भी ये सिंबल को अपन हटाते ना तो मसावी डालने के बाद हम लोग एक मुस्तकिल डालते। हमेशा याद रखिए आप, रास मुतनासिब का सिंबल हटाने के बाद मसावी डाल के एक मुस्तकिल डालते। और ये इसलिए डालते ताकि हमको पता चले कि ये जो दोनों ख़दरें हैं रास मुतनासिब के इधर साइड और उधर साइड, वो दोनों किस तरह से बढ़ती और घटती है, उन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, वो मालूम करने के लिए हम लोग ये मुस्तकिल डालते। कभी दूसरी क्लास में इंशाल्लाह इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बहरहाल इसको हटाया मैं और मसावी लिख के एक मुस्तकिल लिख दिया। और एफ के आबाद आपको पता है ना, एफ के आबाद क्या है? MLT-2। हाँ सर पता है। और उसके ऊपर क्या है? X है। उसके बाद क्या है बच्चों? उसके बाद V है, तो V का ज़ाब्ता क्या है? LT-1 है ना। उसके ऊपर क्या है? Y है। और ये तो T वक्त दौरान है तो खाली T ही आएगा। और उसके ऊपर क्या है बच्चों? Z है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ तक कर लिए। हाँ सर हमको यहाँ तक तो समझ में आ गया, वेरी गुड। अभी मान लीजिए कि ये K की क़दर 1 है, ठीक है। सर क्यों मान रहे हो आप ऐसा? क्योंकि मेरा काम K से डील करना नहीं है। मेरा सवाल में ये इंटरेस्ट ही नहीं है कि मैं K की क़दर मालूम करूँ, ना मेरे को सवाल में पूछ रहा है ऐसा कुछ नहीं। हमको तो पूछ रहा है कि XYZ क्या होंगे वो मालूम करो। तो आप K को मारो गोली, ठीक है। तो K को मार दिया गोली हम, तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों? M के ऊपर 1 आ गया, L के ऊपर 0 आ गया, T के ऊपर 0 आ गया। K तो वैसे भी हट गया, ठीक है। K तो वैसे भी हट गया। अब क्या बच गया यहाँ पर? अब यहाँ पर हम देखेंगे कि M के ऊपर X आ जाएगा, और कहीं पर M है क्या? नहीं है। तो मतलब ये है कि M के ऊपर X आ गया। L के ऊपर X भी आएगा और इस वाले L के ऊपर Y भी आएगा, ठीक है। मतलब ऐसा दिख रहा है आपको जैसा कि L के ऊपर X है और L के ऊपर क्या है बच्चों? Y है। आपको ये बात मालूम है ना, जब असास मुसावी हो, हालत ज़रब में हो, तो क़ुव्वतों को जमा कर लिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि L के ऊपर आने वाला है X जमा Y, तो यहाँ पर आने वाला है X जमा Y, ठीक है। अब उसके बाद देखिए बच्चों T के ऊपर -2x भी है, -y भी है और z भी है। मतलब -2x भी है, -y भी है और z भी है। इतने लोग हैं, ठीक है। बच्चों आपको याद है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो मेरा पुराना लेक्चर था उसमें बोला था मैं आपको। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता कि हम लोग अगर यहाँ पर एक तबाई मकदार लिखे और यहाँ पर एक तबाई मकदार लिखे और उन दोनों के बीच में मसावी की अलामत डाले, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी इकाइयाँ हैं यहाँ भी वही है। मतलब यहाँ पर M के ऊपर जो भी क़ुव्वत है यहाँ पर भी वही है। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 मसावी हो गया किसके? X के। खत्म, X की क़दर आ गई अपने को। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद अगर आप देखोगे तो L के ऊपर क्या है बच्चों? 0, और यहाँ पर L के ऊपर क्या है बच्चों? X जमा Y। तो इसका मतलब ये है कि Y की क़दर कितनी हो जाएगी? ये X को उधर भिजा दीजिए तो -x हो जाएगा। तो Y मसावी है, X की क़दर कितनी मालूम करें अपन? 1, तो कितना आ जाएगा? -1। तो Y की क़दर हो गई -1। अच्छी बात है सर, हमको X भी आ गया, Y भी आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर देखेंगे, यहाँ पर क्या है? -2x -y प्लस z इज इक्वल्स टू, T के ऊपर यहाँ पर क्या है बच्चों? 0, तो फिर 0। और हमको X की क़दर मालूम है कितनी है? वो 1। Y की क़दर भी मालूम है कितनी है? वो -1। और Z हमको मालूम करना है।
तो आप दर्ज कर दीजिए पूरे खतरों को। x की जगह पे 1, ये माइनस का माइनस, y की जगह पे -1 प्लस z इज इक्वल्स टू 0। तो -2 हो जाएगा यहाँ पर, हाँ -2, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +1 प्लस z इज इक्वल्स टू 0। -2 + 1 यानी कि -1 प्लस z इज इक्वल्स टू 0। ये -1 उधर जाता है तो +1 हो जाएगा और z इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, z इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। मतलब ये है कि x की जगह पे 1, y की जगह पे -1 और z की जगह पे 1 होना चाहिए। तो x किसकी क़ुव्वत है, f की, यानी कि f के ऊपर 1 होना चाहिए। क्या बोलूं बच्चों में, f के ऊपर 1 होना चाहिए। और v के ऊपर क्या है बच्चों, v के ऊपर y है और y की कदर कितनी है, -1, तो v के ऊपर -1 होना चाहिए। और t के ऊपर क्या है बच्चों, z, और z की कदर कितनी है, 1, यानी कि t के ऊपर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये आबाद आपको इन 4 ऑप्शंस में कहाँ दिख रहे, ये आबाद मुझे दिख रहे कहाँ पर भाई साहब, यहाँ पर f के ऊपर 1, t के ऊपर 1, v के ऊपर -1। तो आंसर डी था। बस इतना हल्का से आपको समझना है। फिर से देख लीजिए एक बार कि जो कमियत हमको मालूम करना है अख्ज़ की हुई है वो बुनियादी मकदारों पे मुनहसिर होगी। उसके बाद हम लोग उनके उन मकदारों के इबादी ज़ाब्ते लिखेंगे, उनके ऊपर x, y, z या फिर कुछ भी हम लोग अननोन नंबर डालेंगे और प्रोपोर्शनल हटा के k लिखेंगे। मगर क्योंकि हमारा k से काम नहीं है तो हम k को 1 बोलेंगे और हम लोग इसको सॉल्व करके आंसर लाएंगे। इस आंसर को अगर आप नहीं समझ सके हो तो मैं अगला और एक सवाल कराने वाला हूं इसी के ऊपर, देखिए उसको भी। अगला सवाल नीट 2016 का है। तो ये नीट 2016 में क्या सवाल पूछा था, देखिए सवाल ऐसा है बच्चों कि प्लांक का मुस्तकिल h, खला में रोशनी की रफ्तार c और तजाज़बी मुस्तकिल कैपिटल G बुनियादी इकाइयाँ हैं, तब इनमें से कौन सा, ठीक है जो 4 ऑप्शन दिया इसकी बात कराने, इनमें से कौन सा मजमुआ तूल के आबाद के मसावी होगा। तो हमको क्या मालूम करना है, हमको मालूम करना है तूल के आबाद, और तूल के आबाद इनमें से कौन सा मजमुआ हमको देने वाला है वो देखना है। मगर इससे पहले कि आप ये आंसर को सॉल्व करो आपको पता होना चाहिए कि h के आबाद क्या है। ठीक है, h प्लैंक कांस्टेंट है बच्चों, प्लैंक कांस्टेंट के आबाद में पहले आपको पढ़ाया था और वो कुछ ऐसे करके है, क्या है, m(L2t-1) करके बराबर। और g तजाज़बी मुस्तकिल है, m-1 L3t-2। ठीक है, ये डेराइव करना मैं आपको सिखाया था। ठीक है, आप हमारे पुराने क्लासेस देख सकते हैं। इसके अलावा c क्या है बच्चों, c तो रफ्तार है, खला में रोशनी की रफ्तार, और रफ्तार के आबाद क्या है, रफ्तार के आबाद तो हमको पता है वो कितना है, L(t-1). तो ये 3 आबाद हमको मालूम है। अब हम हमारा आंसर कर सकते हैं। कैसा समझाया था बच्चों में, मैं ऐसा बोला था कि अगर ये तीनों बुनियादी इकाइयाँ हैं और तूल एक अख्ज़ करी हुई इकाई है तो ये तूल जो है मुनस्सिर होगी इन बुनियादी इकाइयों पे। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं कि लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू जी, सी और क्या आएगा बच्चों, h। मगर इनके ऊपर पावर क्या लिखेंगे, जैसा मैं लिखा था पहले x, y और z। हमारा टारगेट क्या होगा, इन्हीं x, y, z को मालूम करना होगा। तो पहले हम यहाँ पर तूल के आबाद लिख देंगे। तूल के आबाद रहेंगे मास के ऊपर 0, तूल मतलब लेंथ l के ऊपर 1 आएगा और t के ऊपर 0। प्रोपोर्शनल को तो हम नहीं लिखेंगे बच्चों, सिखा दिया मैं और बोला था कि कांस्टेंट की वैल्यू 1 समझो आप। यहाँ पर अपन डायरेक्ट क्या लिखेंगे, g लिखेंगे और g के आबाद हमारे पास है क्या है, m-1 L3t-2 के ऊपर x, और यहाँ पर c है बच्चों, c के आबाद क्या है, L(t-1) के ऊपर y, और हमारे पास h के आबाद क्या है, m(L2t-1) के ऊपर z। ठीक है, m(L2t-1) के ऊपर z। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, हम ये करेंगे कि यहाँ पर इसको तो जैसा है वैसे लिखेंगे m0L1t0 और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। m के ऊपर क्या आएगा, यहाँ पर -x, यहाँ पर m है क्या, नहीं है, यहाँ पर m है क्या, हाँ है सर, क्या है यहाँ पर, तो z है। तो m के ऊपर क्या क्या आने वाला है, m के ऊपर आने वाला है -x और +z, है ना बच्चों, m के ऊपर आने वाला है -x और फिर +z। और l के ऊपर क्या क्या आने वाला है, l के ऊपर आने वाला है 3x, हाँ सर ये बात भी है, l के ऊपर आने वाला है y और l के ऊपर आने वाला है +2z, बराबर, हाँ सर बराबर है। फिर t के ऊपर क्या आएगा बच्चों, t के ऊपर आएगा -2x, हाँ सर आया, -y, हाँ जी, -z, बराबर। ठीक है, तो ये वाले हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, कितना सिंपल है, आराम से आंसर आ जा रहा।
ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर m के ऊपर जो भी है यहाँ पर भी वही रहता। इसका मतलब ये है कि -x प्लस z किसके मसावी होना चाहिए, 0 के। अगर आप -x को उधर भेज दो तो वो +x हो जाएगा, मतलब z और x दोनों के ऊपर दोनों की कदर क्या होनी चाहिए, मसावी होनी चाहिए। अगर z 1 है तो x भी 1 होगा, अगर z 2 है तो x भी 2 होगा। मतलब z और x दोनों की कदर कैसी है, मसावी है। ठीक है, z और x दोनों की कदर कैसी है, मसावी है। और z किसके ऊपर है, h के ऊपर, और x किसके ऊपर है, g के ऊपर। मतलब g और h दोनों की क़ुव्वतें मसावी है, g और h दोनों की क़ुव्वतें मसावी है। यहाँ से हम देख के बोल सकते हैं कि d ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर g की क़ुव्वत अलग है और h की क़ुव्वत अलग है। खैर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बाद में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि 4 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस को बैकवर्ड इंडक्शन मेथड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, पीछे से आंसर कैसा देखते, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं कि कैसा हम लोग आंसरों को निकाल सकते। तो ये इंशाल्लाह हमारी एक क्लास रहेंगी इसके ऊपर कि कैसा हम एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को देखने के बाद। बहरहाल इधर आ जाइए प्लीज। यहाँ पर हमारे पास एक मसावत बन सकती, क्या मसावत बन सकती, 3x + y + 2z मसावी है 1, क्योंकि यहाँ पर l के ऊपर जो भी है यहाँ भी वही रहना, मतलब दोनों एक दूसरे के मसावी रहना। और z और x दोनों मसावी है बच्चों, तो आप चाहो तो z की जगह पे x लिख सकते, और ये 3x और ये 2x 5x हो जाएगा। मतलब हमको आने वाला है 5x + y = 1। और यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर आने वाली है -2x - y - z मसावी है 0, बराबर। और हम चाहे तो z की जगह पे x लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर आने वाला है -3x - y मसावी है 0। कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर छोटा छोटा मत लिखो, तो भाई क्या करेंगे भाई, जगह ही नहीं बनती है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए छोटा छोटा लिखना पड़ रहा। बहरहाल तो मैं आंसर कहाँ करके बताऊँ आपको मैं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, रब करने के बाद फिर हम लोग आगे का आंसर करेंगे। तो देखिए भाई साहब, आगे अब रब करना है हम आपको, ठीक है। रब करेंगे हम लोग, 3 मसावतें आगे बच्चों। अब हम 3 मसावतों को सॉल्व करेंगे। इस वाली मसावत को यहाँ पर लाके रख दीजिए। तो 5x + y = 1 -3x - y = 0। +y - y कैंसिल हो जाएगा, 5x में से 3x जाएगा तो 2x बचेगा, और 1 में 0 मिलाओगे तो 1 आएगा, मतलब x की कदर है 1/2। मगर आपको एक बात मालूम है कि x जो भी रहेगा z भी वही रहेगा, तो इनडायरेक्टली हमको z की भी कदर मिल गई, कितनी है, वो भी है 1/2। जब आपके पास x और z दोनों की कदरें आ गई तो आप y भी मालूम कर सकते हैं आप, ठीक है। तो y हम लोग इस वाली मसावत से मालूम कर लेंगे, बड़ी आसान सी मसावत है वो। -3x - y = 0, -y उधर चलेगा तो +y हो जाएगा, मतलब -3x = क्या आएगा बच्चों, y। और x की कदर कितनी है, 1/2, मतलब y की कदर है -3/2, है ना। क्योंकि x की जगह पे 1/2 लिखूंगा तो 1 × 3 क्या होगा, 3 होगा, तो -3/2 आ गए हमारे पास। तीनों की भी कदर, हाँ सर तीनों की भी कदर आ गए, ठीक है। हम लोग जब वो मसावत लिख रहे थे बच्चों, तो उसमें हम देखे थे, क्या देखे थे कि हम लोग जो है g है ना, g के ऊपर x लिखे थे, और c के ऊपर हम लोग क्या लिखे थे बच्चों, y लिखे थे, है ना। और h के ऊपर क्या लिखे थे हम लोग, z लिखे थे। तो अब जब हम इसको सॉल्व करें तो हमको पता चला कि g के ऊपर आना चाहिए 1/2, क्योंकि x की कदर है, और c के ऊपर आना चाहिए -3/2, और h के ऊपर आना चाहिए 1/2, ठीक है। तो क्या मैं इस c को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, जरा देख के बोलिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि g के ऊपर 1/2 लिखो आप, है ना, h के ऊपर 1/2 लिखो, मैं बाई में लिखता हूँ क्योंकि माइनस है ना, सो नीचे लिख सकते बोलना, नीचे क्या लिखेंगे, c के ऊपर 3/2, c के ऊपर क्या लिखेंगे बोलना, 3/2। भाई साहब ये 1/2 का मतलब क्या है, किसी के ऊपर 1/2 का मतलब क्या है, जजरिश ना, है ना, जजरिश है ना। तो इसका मतलब ये है कि g के ऊपर भी जजर आएगा और h के ऊपर भी जजर आएगा, तो जजर GH/c के ऊपर 3/2। तो इसका मतलब ये है कि कौन सा आंसर मैच कर रहा भाई, c के ऊपर 3/2 बोल तो आंसर डी है, ठीक है। हार्ड तो नहीं दिखाऊंगा, मैं एक बात बोलता हूँ आप लोगों को, मेरी बात सुनो। मैं ये बोलता हूँ आप लोगों को, ये नया नया कर रहे इसलिए मुश्किल दिख रहा होगा, ठीक है। जब मैं भी उर्दू मीडियम के वीडियोस रिकॉर्ड करने का स्टार्ट कर रहा था तो मुझे भी ख्याल आया कि क्या उर्दू मीडियम के बच्चे इतने काबिल है कि वो लोग नीट का कंटेंट पढ़ के एग्जाम लिख के सीट ला सके। यकीन मानो आप लोग काबिल हो, ठीक है। आप हमारी मेहनत को रायगा नहीं करोगे और आप लोग जो है नोट्स बनाओगे, आप लोग मेहनत करोगे, आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करोगे और चीज़ों को पूछ के सॉल्व करके अपने आप को इम्प्रूव करोगे। भरोसा है हम आपको ये बात का। तो आप अपने आप पे भरोसा रखो और ये चीज़ों को कंटिन्यू करते रहो। आप
कुछ दिनों के बाद मैं आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट वन शॉट वीडियो बताऊंगा पूरा खत्म करने के बाद। पहले ये खत्म करेंगे हम, फिर मैकेनिक्स शुरू करेंगे। कुछ दिनों के बाद हम लोग जो है एक वीडियो बनाएंगे वन शॉट, उसमें आप लोग ये आंसरों को बहुत जल्दी दे दोगे, क्योंकि हम लोग वो टाइम पे बहुत शॉर्ट में और बहुत ट्रिकी मैनर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो फिक्र नहीं करना, पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल नीट 2017 का है। ये सवाल कैसा है देखिए, एक तबई मिकदार जिसके आबाद तूल जैसे है, ठीक है, एक तबई मिकदार है कहते जिसके आबाद तूल जैसे है, जिसको उस तबई मिकदार के आबाद को यानी कि तूल को कहाँ से अख्ज़ करे, जिसको C, G और E²/4πε0 इन दोनों और E²/4πε0 से अख्ज़ किया गया है। तो इनडायरेक्टली हम आपको पूछ रहा कि वो जो तबई मिकदार जिसके आबाद तूल के वैसे है ना, उसको मालूम करो बोल के बोल रहा। तो ये इन लोगों में से कौन तूल के आबाद हम आपको देने वाला है, हमको ये मालूम करना है बच्चों। तो कैसा करेंगे हम लोग, बड़ा सिंपल वे में आंसर निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। बड़े सिंपल वे में कैसा निकालेंगे हम लोग कि ये तूल, क्योंकि हमको अख्ज़ की हुई है, किन से अख्ज़ की हुई है, इन तीनों से, मतलब ये तीनों बुनियादी मकदारें हैं, मतलब ये तूल डिपेंड करेगा किसके ऊपर, G के ऊपर, C के ऊपर और E²/4πε0 के ऊपर। तो इसके ऊपर कुछ हम x लिखेंगे, इसके ऊपर हम कुछ y लिखेंगे और इस पूरे के ऊपर हम कुछ z लिखेंगे, है ना बच्चों, x, y और z लिखेंगे। अब आपको मालूम है कि हम पहले तूल के आबाद लिखते हैं यहाँ पर। तो तूल के आबाद क्या है बच्चों, m0 L1 T0 इज इक्वल्स टू, हम k भी लिखते थे, वो हटा देते बाद में हम लोग, तो आप डायरेक्टली लिख देंगे ऐसे ही, ठीक है। और आपको पता है g के आबाद क्या है, g के आबाद है m-1 L3 T-2, है ना। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, x। c तो जैसा बोला था हमें, रोशनी की रफ्तार है ये, और रफ्तार के आबाद क्या रहते, L-T-1 के ऊपर y। अब बच जाता है इन्हें जो मेन हमारे फिल्म का हीरो है, E²/4πε0। अगर किसी लड़के को या किसी स्टूडेंट को, ठीक है, E²/4πε0 के आबाद मालूम हो गए तो उसको ये सवाल करने आता, वरना नहीं आता। ये सिंपल है, G का सबको मालूम रहता, C का सबको मालूम रहता। प्रॉब्लम है इसका E²/4πε0। तो इसको आप पहली मरतबा कहाँ देखे थे मालूम, कूलूम के कुलिये में। याद है आपको कूलूम का कुलिया, F मसावी है 1/4πε0, ठीक है। Q1 Q2, भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना रहता, Q कितना रहता इलेक्ट्रॉन का, E के मसावी रहता है ना। तो Q1 की जगह पे भी E, Q2 की जगह पे भी E, मतलब हम लोग जो कुव्वत की बात कर रहे हैं वो दो इलेक्ट्रॉनों के दरमियान है। तो E इंटू E क्या हो जाएगा बच्चों, E²/R², है ना, Q1 Q2/R²। तो अगर आपको E²/4πε0 के आबाद चाहिए, E²/4πε0 के आबाद चाहिए, तो आप एक काम करो ना, R² को उधर भिजा दो। तो इसका मतलब ये है कि FR² के आबाद जो भी रहेंगे E²/4πε0 के भी आबाद वही रहेंगे। तो अपन क्या करेंगे, FR² के आबाद लिख देंगे। F के आबाद मालूम है बच्चों आपको, F के आबाद, हाँ सर मालूम है हमको, MLT-2, वेरी गुड, शाबाश, MLT-2। R क्या है बच्चों, फासला। फासला किसमें नापते, मीटर में, मीटर की दूसरी, क्योंकि R की दूसरी है। तो इसका मतलब ये है कि इसके बाजू में क्या आएगा, L की दूसरी, तो वो L की दूसरी और ये L, तो ये हो जाएगा L की तीसरी। तो E²/4πε0 के आबाद ये है, M L के ऊपर 3, T के ऊपर -2, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, आपको मालूम ही चाहिए कि हम लोग लिखते हैं ऐसे करके, M0 L1 T0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा M के ऊपर क्या आएगा बच्चों, -x, और M है क्या, हाँ है सर यहाँ पर, प्लस Z भी तो है ना। और L के ऊपर क्या आएगा बच्चों, L के ऊपर आएगा 3x + y + 3z, 3x + y + 3z। और T के ऊपर क्या आएगा बच्चों, T के ऊपर आएगा -2x और -y और -2z, ठीक है। तो ये हमको आएगा, ठीक है। ये हमारे आबाद हम क्लोज कर दिए। इसका मतलब ये है कि -x + z मसावी होना चाहिए 0 के, मतलब z मसावी होना चाहिए x के। हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन करे थे उसमें भी ऐसे चाहा था, z मसावी है x के बोल के। अब यहाँ पर क्या आएगा, 3x + y + 3z मसावी है किसके, 1 के। आप चाहो तो z की जगह पे x लिख सकते, तो ये 3x और ये 3x हो जाएगा 6x + y मसावी है 1।
और यहां पर आएगा बच्चों -2x माइनस वाई माइनस 2z मसावी है 0 के। और आप चाहो तो x की जगह पे z लिख सकते हैं, मतलब -2x माइनस 4x माइनस वाई मसावी है 0। इस मसावत को इधर लेकर आओ ताकि हम इन दोनों को हल कर सके और खदरों की मालूमात ले सकें। ठीक है, तो क्या पर यहाँ पर क्या आ गया, -4x माइनस वाई मसावी है 0 प्लस वाई माइनस वाई चला गया। 6x में से 4x जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा, 2x मसावी है 1, मतलब x की कदर है 1/2। और आपको पता है कि x जो भी रहेगा z भी वही रहेगा। ठीक है, हमेशा x और z की कदरें मसावी नहीं आती। इस बार हमारे पास एक मसावत ऐसी आई, इस बार भी और इससे पहले भी, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि x और z दोनों जो है मसावी है बोल के। अगर ये मसावत नहीं आती तो दोनों की कदरें भी अलग अलग होती। ठीक है, उस वक्त आप x मालूम करोगे, फिर z मालूम करने की भी कोशिश करोगे। बहरहाल y की कदर कितनी है बच्चों, y की कदर कैसे मालूम करेंगे, -y को उधर लेके जाओ प्लस y, तो -4x मसावी क्या हो जाएगा y, -4 x की जगह पे क्या आएगा बच्चों 1/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y, तो ये 2 1 जा और क्या होगा बच्चों 2 2 जा, मतलब y इज इक्वल टू कितना आएगा -2, है ना, 2 1 2 2 नहीं 4, तो -2 आया है y की कदर। ठीक है, तो y के ऊपर आएगा -2। मतलब ये है बच्चों कि मसावत को देखें तो g के ऊपर 1/2 होना चाहिए, है ना, और z यानी कि e²/4πε0 के ऊपर भी 1/2 होना चाहिए, और c के ऊपर होना चाहिए -2। तो सर आप क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, मैं समझाता हूँ, इधर आइए मैं समझाता हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ आइए मैं समझाता हूँ आपको। मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों, g के ऊपर क्या है x, और x की कदर कितनी है 1/2। c के ऊपर क्या है बच्चों y की कदर कितनी है -2, और e²/4πε0 इसके ऊपर क्या आएगा बच्चों z की भी कदर कितनी है 1/2, है ना, 1/2। तो अगर अपन चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये c के ऊपर -2 है ना, अपन चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 1/c के ऊपर 2 बोल के, हाँ सर लिख सकते हैं। कहीं को ऊपर लेके आया तो फिर -2 हो जाता ना, लिख सकते। g के ऊपर भी 1/2 है और e²/4πε0 के ऊपर भी 1/2 है, तो अब क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं g और साथ में लिख दिए e²/4πε0 के ऊपर 1/2। हाँ सर लिख सकते। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा, देखो इसमें g नीचे है मगर हमारा वाला g साथ में होना चाहिए, तो ये वाला आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर डी इज करेक्ट। तो ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। एक मेरा मशवरा क्या है, मैं कोशिश करा कि इन 3 सवालों में 3 वैरायटी दिखा सकूं। पहला वाला सवाल अगर आप गौर करोगे, ठीक है, जो मैं नीट 2014 का कराया था उसमें बड़ा सिंपल था, खाली FVT दिया था और हमको जो है कमियत के आबाद मालूम करना था, बड़ा सिंपल सवाल था। उसके बाद वाले सवाल में मैं आपको एक ज़ाब्ता टाइप बताया था, जिसमें अंडर रूट, हाँ जजर GC/H के ऊपर 3/2 या H के ऊपर 5/2 ऐसा भी आ सकता बोल के बताया था। और अब मैं जो बताया उसमें ये वाला नया कॉन्सेप्ट था e²/4πε0। ठीक है, इसकी कदर निकालना या इसके आबाद निकालना एक नया कॉन्सेप्ट था जो मैं अभी मेड दिया, पहले लिखा है उसको। तो मैं आपको ये 3 जो सवाल कराया था 3 वैरायटी के, इसके अलावा DC पांडे की बुक से और HC वर्मा की बुक से आप लोग कोशिश करो कि और ज़्यादा सवाल करें। ठीक है, वो इंग्लिश में है नो डाउट, मगर आप ये समझ में आ गया ना बच्चों, आपको वो सवाल पढ़ने के बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि सवाल में दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। मेहनत करना ज़रूरी है। ठीक है, अगले टॉपिक पे आइए। अगला टॉपिक है सहू यानी कि एरर। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। ठीक है, तो सहू या एरर किसको बोलते हैं बच्चों, आपको पता है। सहू यानी कि एरर का मतलब ये है कि गलती। ठीक है, आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे, ठीक है, मान लो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसा आपका फेवरेट है ना, फेवरेट क्या है, जी के वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, बहुत बार देखे आप, इस तरह बहुत जाजिबा से भी आपको एक्सपेरिमेंट में बोला कि आप जी की कदर मालूम करो, मगर आप क्या करें, मालूम करें आप भी, मगर आपको कदर आ गई जी की, कितनी आ गई भाई, या तो 10 आ गई या तो आपको जी की कदर आ गई 9.6। ठीक है, मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। तो जी की 2 कदर आए, मगर ये दोनों के दोनों असल वाली कदर के साथ मैच नहीं कर रहे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, लाजिम बात है कि आप एक्सपेरिमेंट में गलती कर दिए। एक्सपेरिमेंट में गलती करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सहू बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सहू है बच्चों, ये सहू 2 टाइप के रहते। ठीक है, सहू 2 टाइप के रहते। एक रहता बानिज़ाम, ठीक है, क्या बोलूं बच्चों में, बानिज़ाम सहू। ठीक है, बानिज़ाम सहू, बानिज़ाम सहू, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों
इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टमैटिक, क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक एरर, ठीक है, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर का मतलब क्या है? एकदम, अच्छा ये आना चाहिए, सिस्टमैटिक एरर तो गलत है सही, मेरे को भी नहीं मालूम, चलते रहता। सिस्टमैटिक एरर का मतलब क्या है? एक ऐसी गलती जो एक निज़ाम से वाबस्ता है, ठीक है, ऐसा सहू या गलती जो बा निज़ाम है, ऐसा सहू जो बा निज़ाम है। सर क्या बात कर रहे हैं, गलती हो भी बा निज़ाम? हाँ जी, मेरी बात सुनो। हम लोग ना एक वेट नापने की मशीन लेकर आए, ठीक है, वेइंग मशीन बोलते ना, हम लोग लेकर आए, ठीक है। मान लो मेरा वजन है 65 किलो, 65 kg, मगर वो इंस्ट्रूमेंट खराब है, कुछ भी नहीं रखे तो उन्हें 2 किलो बता रहा, समझ रहे क्या आप? कुछ भी नहीं रखे तो 2 किलो बता रहा, तो मैं ठहरा तो कितना बताता हूँ? 67 kg, 2 किलो बढ़ के, गलती है ना। फिर अगर कोई दूसरा बंदा आके ठहरा, मान लो उसका वजन बता रहा है 72, इसका मतलब क्या है कि वो आदमी का वजन 70 है और इन्हें हमेशा 2-2 किलो बढ़ के बताता जाएगा, एकदम बा निज़ाम सहू, ठीक है। तो जितने भी गलतियां आलाती रहते, ठीक है, मैं ए इसमें बता रहा हूं बच्चों, आलाती गलतियां जितनी भी रहते, आलाती सहू, वो पूरे के पूरे बा निज़ाम सहू रहते। इसको इंग्लिश में बोलते बच्चों, इसको इंग्लिश में बोलते इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, मतलब आलात की गलती, है ना। अब वेइंग मशीन के अलावा जितना भी दूसरा कुछ ले सकते, एक्सपेरिमेंट ले लो, थर्मामीटर है, खराब हो गया, मान लो झटकने में सही नहीं आया तो खराब हो गया उन्हें, तो टेम्परेचर हमेशा 2 डिग्री बढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो मेरा टेम्परेचर है 100 डिग्री फ़ारेनहीट, हालांकि उतना नहीं होना चाहिए, बुखार आती, मगर मान लो 100 डिग्री फ़ारेनहीट, उन्हें क्या बताता था? अरे 102 है, ठीक है, आदमी हार्ट अटैक आके मर जाता फिर, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर ये रहते, आलाती सहू, ये हमेशा एक निज़ाम से वाबस्ता रहते हैं, हमेशा 2 की गलती, हमेशा 4 की गलती, कंटिन्यूसली, जब तक आला खराब है तब तक वो गलती होती रहती, ठीक है। दूसरा बच्चों, आलाती सहू के अलावा दूसरा है तजुर्बाती तकनीक, ठीक है, तजुर्बाती तकनीक या, ठीक है, तजुर्बाती तकनीक या हम बोल सकते हैं तरीक़े अमल, ठीक है, ये तरीक़े अमल का सहू क्या है सर? इसका मतलब नहीं समझ में आया, मैं समझा तो ना। तजुर्बाती तकनीक यानी कि बंदा जो है टेक्निक ही गलत सीखा, तजुर्बा करने उसको आता ही नहीं, टेक्निक गलत है, यह तरीक़ा अमल सही नहीं है, ठीक है। मान लो मैं उसको बोला, भाई साहब वो जो दिख रहा ना आपको, क्या दिख रहा कि पहले ना इस केमिकल को लो और इस केमिकल में मिलाओ, मगर भैया क्या करे, वो केमिकल को लेके इसमें मिला दिए, गया कुप्पा, है ना। तो हमेशा क्या करता है, हमेशा वो गलती करता, क्यों? क्योंकि उसकी तजुर्बाती तकनीक या तरीक़े अमल सही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से तजुर्बा, अगर अपन टेक्निक गलत सीखे तो वो कंटिन्यूसली वो गलती होती ही रहती है, और वही गलती होती रहती जो होनी है, एक बार जो हुई वो गलती रिपीट होती रहती, क्यों? क्योंकि भाई के पास तजुर्बा कैसा करते मालूम ही नहीं है, तो वही गलती को कंटिन्यूसली रिपीट करते रहते उन्होंने। तो इसको तजुर्बाती टेक्निक या फिर तरीक़े अमल के सहू को इंग्लिश में बोलते बच्चों इम्परफेक्शन टेक्निक्स, ठीक है, परफेक्शन नहीं, इम्परफेक्शन टेक्निक्स, ठीक है। तो इम्परफेक्शन टेक्निक्स की वजह से भी बा निज़ाम सहू हम आपको दिख के आते हैं। इसके अलावा बच्चों एक और है इनफरादी सहू, इनफरादी सहू। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है बच्चों, इसका मतलब ये है कि सिखाने इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, सिखाने वाला तजुर्बे की टेक्निक भी अच्छी सिखाया, तरीक़े अमल भी मालूम है, मगर अपन है हैबती इंसान, अपन है हंडी, ठीक है। अपन क्या करें, हमेशा उन्हें बोल रहा भाई ये वैल्यू है, आप उसको ना पैरालेक्स एरर मत करो, मतलब आप ऐसे करके देखो, एकदम तुम्हारे आंख और वो रीडिंग एकदम एक दूसरे के साथ नीचे हो और अच्छे से नोट करो, मगर अपन क्यों देखते, यूं देखते अपन ऐसा यूं करके। तो हमेशा क्या होता है, या तो 2 वैल्यूज उधर बढ़ जाते हैं या तो 2 वैल्यूज इधर बढ़ जाते। अपन अपनी ये इनफरादी सहू हुई, अपने को खुद टेक्निक तो सही है, टेक्निक बंदा सिखाया ऐसा देखो बोल के, मगर अपन क्या करें, अपन खुद ही गलत कर लिए हो। समझ में आ रहा क्या? तो इनफरादी सहू का मतलब रहता क्या बोलेंगे बच्चों, इंडिविजुअल एरर, ठीक है, इंडिविजुअल एरर। इसका एक और नाम भी बोल सकते हैं बच्चों अपन, पर्सनल एरर बोल के, इंडिविजुअल एरर या पर्सनल एरर, ये हमारे खुद की है, ठीक है। इसके अलावा मैं और भी बना के दे सकता हूँ आपको, ठीक है, मगर वो सब वेस्ट है। खाली आपको एक बात समझनी है कि बा निज़ाम सहू, बा निज़ाम सहू का मतलब ऐसे सहू जो
एक निज़ाम के साथ चलते रहते। तो बानिज़ाम सहू को कम कैसे किया जाए, ऐसा भी सवाल आता। तो बानिज़ाम सहू को अगर कम करना है तो अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो, अच्छी टेक्निक सीखो, अच्छा तरीक़े अमल सीखो, और अपने से जो इनफरादी सहू है, अपने जो खुद की गलतियां हैं उनको भी आप क्या करो, दुरुस्त करो। तो इस तरह से बच्चों ये है क्या है, बानिज़ाम सहू है। ठीक है, बानिज़ाम सहू के बाद अगला देखिए है बेतरतीब सहू। बेतरतीब सहू मतलब बेकायदा तौर पर होने वाले सहू। बेकायदा तौर पर होने वाले सहू मतलब इसमें ना बंदे के पास इंस्ट्रूमेंट भी अच्छा रहता, सब कुछ अच्छा रहता, मगर प्रॉब्लम कहाँ होती? प्रॉब्लम ये होती कि भाई साहब हमारे जो है करंट से डील कर रहे, करंट का एक एक्सपेरिमेंट कर रहे, और सडनली घर में वोल्टेज बढ़ गया। हमेशा नहीं बढ़ता ना, कभी कभी बढ़ता हो, जिप बोल के वोल्टेज बढ़ गया और हमारे वैल्यूज पूरे कुप्पा हो गए, गलती होना शुरू हो गई। बेकायदा कब होती नहीं मालूम। अपन घर के अंदर अच्छा मस्त बैठ के जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सडनली खूब हवा आ गई भूम करके, जो अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे पूरा कुप्पा हो गया। ठीक है, या फिर मान लो कि आप क्या बोलते ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे जिसमें जो है टेम्परेचर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, टेम्परेचर बहुत अहमियत रखता, ठीक है, तपिश, और आप कर रहे हो और सडनली बादल आ गए और बहुत सारा पानी पड़ा और टेम्परेचर बदल गया। ठीक है, तो ये बेकायदा तौर पर होने वाले सहू है। इनका कोई टेक्निक, इंस्ट्रूमेंट, इनफरादी ऐसा कुछ भी नहीं रहता, इनका ऐसा कुछ भी नहीं रहता। ये बेकायदा है, कब होते कब जाते नहीं मालूम। इनको दूर तो नहीं कर सकते हम लोग। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कहाँ गलती होने वाली हमको क्या मालूम है, घर में वोल्टेज कब बढ़ने वाला है हमको क्या मालूम है। नहीं सर आप स्टेबलाइजर यूज करो, अरे वो तो सेकेंडरी है भाई, है ना, तो पता नहीं क्या गलती होने वाली है। तो बेकायदा तौर पर होने वाले सहू है ये। ठीक है, तो इनसे डील करने के लिए असल में नीट में ये नहीं पूछता, आईआईटी में ये नहीं पूछता, एमसेट में ये नहीं पूछता। इसके अलावा निस्बती सहू, फीसदी सहू, इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, और एक रहता है आपका एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, वो लोगों के बारे में डील करने वाला अपन। प्रोपगेशन ऑफ एरर्स मतलब एक एरर कैसे आगे बढ़ती है। गलती में गलती मिला तो गलती दुरुस्त नहीं होती बेटा, गलती में गलती मिला तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ठीक है, ये अगली क्लास में आने वाला है कि हम लोगों के कितने, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल एरर्स बोलते हैं, थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, और अब जो हम उसकी बात करने वाले हैं वो मैथमेटिकल एरर्स है। ठीक है, हिसाबी सहू बोल सकते हैं हम लोग उसको, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगला वीडियो भी आप पूरा देखिए, और अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट करिए। अल्लाह हाफिज़।